आज की कहानी इसी साल की है। एक महिला जिसका नाम रेणु चौधरी है। उनकी बेटी की 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। बीकानेर में रहने वाली ये महिला अमीर परिवार से थी। इनकी बेटी को गुजरे 2 साल हो चुके थे। उनकी बेटी को पालतू कुत्तों का बड़ा शौक था। उसके पास अलग अलग नस्ल के 4 कुत्ते थे। उसकी मौत के बाद वो कुत्ते उसका पति अपनी सास यानी रेणु चौधरी के पास ले आया, क्योंकि वो उसकी बेटी की निशानी थी। थोड़े समय बाद रेणु चौधरी की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी। उन्हें बीच बीच में अस्पताल भी जाना पड़ता था। इधर इन कुत्तों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि ये 4 कुत्ते कुछ समय के लिए किसी और को दे देने चाहिए। तो उन्होंने अपने दामाद को वो कुत्ते किसी और को देने को कह दिया। उसने 3 कुत्ते अपने एक दोस्त को दे दिए और चौथा कुत्ता वो खुद अपने घर में रखने लगा। और उसने अपने एक नौकर से उसकी देखभाल करने को कहा। धीरे धीरे वक्त बीता और रेणु चौधरी ठीक होने लगी। जब वो ठीक हो गई तो उन्होंने अपने दामाद से 4 कुत्तों को वापस लौटाने को कहा। उसके बाद उनका दामाद 3 कुत्ते लेकर आया तो इस पर रेणु चौधरी ने पूछा, चौथा कुत्ता कहाँ है? उनकी बेटी का सबसे फेवरेट चौथा कुत्ता था, जिसका नाम जिग्गी था। तो उनके दामाद उसने कहा कि उसने वो कुत्ता किसी आर्मी अफसर को दे दिया था और उनका ट्रांसफर कहीं और हो गया। पता नहीं इंडिया के किस हिस्से में वो पोस्टेड हैं। रेणु चौधरी ने भी कहा, चलो ठीक है, किसी ने तो उसका ख्याल रखा। अब वो उन 3 कुत्तों के साथ खुश रहने लगी। तभी उनमें से एक कुत्ता बीमार पड़ गया, तो उन्होंने डॉग स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया, जिनसे वो अक्सर अपने कुत्तों का इलाज करवाया करते थे। जब वो आया तो उसने उस कुत्ते को देखा। फिर अचानक उस डॉक्टर ने रेणु चौधरी से कहा, मुझे माफ कर, मैं आपके उस फेवरेट कुत्ते को नहीं बचा पाया। वो बड़ा बीमार था और उसकी मौत हो गई। तो रेणु चौधरी ने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो डॉक्टर ने बोला, वही जिसका नाम जिग्गी था, मैं उसे नहीं बचा पाया। तो उस पर रेणु चौधरी ने कहा कि मेरे दामाद ने तो मुझे बताया है कि वो किसी आर्मी अफसर के पास है। अब ये बात सुनकर डॉक्टर भी घबरा गया और बोला, नहीं, वो मेरे पास आया था और मैंने उसको देखा था, उसका इलाज भी किया, लेकिन बचा नहीं पाया। अब इतना कहकर वो डॉक्टर चला गया। अब रेणु चौधरी के दिमाग में तमाम तरह की बातें घूमने लगी। दामाद वापस लौटा तो उन्होंने पूछा कि उस चौथे कुत्ते का तुमने क्या किया? तो उसने फिर से वही बताया कि उसने उसे एक आर्मी अफसर को दे दिया। तब उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी तो मौत हो चुकी है। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि जिस डॉक्टर से तुमने इलाज करवाया था, वो डॉक्टर आज एक दूसरे बीमार कुत्ते को देखने आया था और उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। अब वो इस बात पर बहाना बनाने लगा। तब रेणु चौधरी ने कहा, अब मुझे एक शक हो रहा है, और शक ये है कि क्या जिस तरीके से इस कुत्ते की तुमने जान ले ली, कहीं मेरी बेटी का कत्ल भी तो तुमने नहीं किया? कहीं उसकी मौत भी नेचुरल नहीं, बल्कि एक कत्ल का मामला है? तो उनके दामाद ने बोला कि कैसी बात कर रहे हो? तब रेणु चौधरी ने बोला कि अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। अब उन्होंने उन सारी चीजों को याद करना और कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, और फिर कहानी 2 साल पहले फ्लैशबैक में चली गई। बात 2020 की थी। बीकानेर में ये परिवार रहता था, जिसमें स्वप्न चौधरी, रेणु चौधरी और उनकी एक बिटिया थी। उसका नाम था मोनालिसा चौधरी। तो मोनालिसा अमीर घर से थी, तो माँ बाप ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। उसका बीकानेर और जयपुर आना जाना रहा करता था। थोड़ी सी आजाद ख्याल की थी। 2020 में उसकी मुलाकात एक नौजवान से होती है, जिसका नाम भवानी सिंह शेखावत था। भवानी सिंह से मुलाकात के बाद अचानक उसे प्यार हो जाता है। मोनालिसा के माँ बाप ने जमीन का बड़ा टुकड़ा अपनी बेटी को भी दे रखा था, लेकिन मोनालिसा को एक सच्चाई मालूम नहीं थी, और वो ये है कि जिस शख्स से उसने प्यार किया और शादी की थी, वो पहले ही 2 बार शादी कर चुका है। एक पहली शादी के बाद उसने एक दूसरी शादी अपने ही गांव की एक लड़की से की थी, और उससे उसका बच्चा भी था। और दूसरी पत्नी का नाम पूनम है। पूनम से यह बात छुपी हुई थी, लेकिन दूसरी पत्नी को यह बात पता चल गई, और इसलिए भवानी ने सोचा कि अब बीकानेर से निकलना पड़ेगा, ताकि मोनालिसा को इस बारे में पता न लगे। इसलिए वो जयपुर चला जाता है, ताकि ज्यादा कुछ बखेड़ा ना हो। अब वो मोनालिसा को अपने साथ जयपुर ले आया, और जयपुर के एक पोश इलाके में उन्होंने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया, और दोनों मियाँ बीबी वहीं रहने लगे। अब यहां रहने के दौरान मोनालिसा को अब सारी चीजें पता चल चुकी थीं कि भवानी की और भी पत्नियां हैं। मोनालिसा ने भवानी सिंह शेखावत के ऊपर रोक टोक लगानी शुरू कर दी। उसका बाहर जाना भी बंद करवा दिया, तो वो अपनी बीवी की नजरों के सामने हर वक्त रहने लगा। शादी को अब करीब 2-3 महीने बीत गए। फरवरी 2021 आ गया। 4 फरवरी 2021 को एक रोज अचानक रेणु चौधरी के पास बीकानेर में फोन आता है। फोन करने वाला भवानी सिंह शेखावत था। वो अपने सास से कहता है कि मोनालिसा को कोरोना हो गया, और जैसा कि सभी को पता था कि 2021 कोरोना का दौर था, बल्कि 2021 सबसे खतरनाक था। अब कोरोना में कोई किसी के पास आता जाता भी नहीं था। तो उसने बताया कि मोनालिसा की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में है। और फिर उसने अचानक खबर दी कि मोनालिसा बच नहीं पाई।
मोनालिसा कोरोना की वजह से मर गई। अब हालात ऐसे थे कि घर वाले देखने भी नहीं आ सकते थे और 4 लोग कांधा भी नहीं दे सकते थे। यूं कि कोरोना का मामला था तो घरवालों ने दिल पर पत्थर रखकर सब्र कर लिया। फिर भवानी ने बताया कि उसने जयपुर के ही निगम के श्मशान में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद बाकायदा वो अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार में गया। अब ये सारी चीजें हो गईं। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा, लेकिन जब इस कुत्ते वाली खबर रेणु चौधरी को पता चली और पता चला कि उसने झूठ बोला है, वो कुत्ता मर चुका है, तब उन्हें अपने दामाद पर शक हुआ। उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। पति स्वप्न चौधरी को भी बहुत सारी चीजें अटपटी लग रही थीं कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी। फिर अचानक उसे कोरोना हुआ और आनन फानन में अंतिम संस्कार भी कर दिया। हालांकि उस वक्त ये सारी चीजें हो रही थीं, फिर भी उन्हें कुछ डाउट हुआ। उन्हें यह भी लगा कि जब वो भवानी से बात करते हैं और भवानी की मां से बात करते हैं तो दोनों की अलग अलग बातचीत होती है। हालांकि उन्होंने कोरोना की तारीख भी अलग अलग बताई थी। मां बेटे दोनों की ही बातों में काफी सारी विरोधाभास चीजें थीं। स्वप्न चौधरी को लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। अब जब उनकी बीवी ने कहा कि मुझे तो पूरा यकीन है क्योंकि इस शख्स ने मोनालिसा के फेवरेट कुत्ते तक के बारे में झूठ बोला था, मुझे लगता है इसी ने कुछ किया है, तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। अब 2 साल पुराना मामला था, इसलिए पुलिस ने भी ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। लेकिन स्वप्न चौधरी का अच्छा रुतबा था। उन्होंने राजस्थान के डीजीपी से मुलाकात की और डीजीपी को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। डीजीपी ने जयपुर पुलिस को मामले की जांच करने के हुक्म दिए। अब पुलिस ने जांच शुरू की। अब 2 साल बीत चुके थे, पुलिस करे भी तो क्या करें। तो सबसे पहले तो पुलिस ने भवानी और उसकी मां का बयान लेना शुरू किया। तो जब बयान लिया तो भवानी सिंह शेखावत ने पूरा स्टेटमेंट दिया कि वो 4 फरवरी को बीमार पड़ी थी। इसके बाद मां का बयान लिया गया। अब मां बेटे के बयान में वाकई अलग अलग बातें थीं। फिर पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची। उस वक्त कोरोना की लिस्ट निकाली और उस लिस्ट में कहीं भी मोनालिसा का नाम नहीं था। फिर पुलिस वाले श्मशान पहुंचे। पता चला कि श्मशान में भी कोई ऐसी आईडी प्रूफ या ऐसा कोई नाम नहीं था। अब बड़ी परेशानी ये थी कि कोई पुख्ता सबूत मिल नहीं रहा और सिर्फ हवा में किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस की तफ्तीश चलती रही। अब पुलिस ने उस वक्त के कॉल डिटेल निकाले तो फिर उसमें कई चीजें मिली। उन्होंने देखा कि उस तारीख को वो लोग कहां थे, तो जो बयान था उसके उलट सीडीआर रिपोर्ट कुछ और कह रही थी। आगे की तफ्तीश में पता चला कि दिसंबर से पहले 2020 में जब उसने शादी की, उससे 2-3 महीने पहले मोनालिसा ने एक जमीन का टुकड़ा बेचा था और उसकी कीमत थी करीब 1 करोड़ रुपए। वो 1 करोड़ रुपए मोनालिसा को मिल गया था। उसमें से उसने 30 लाख अपनी मां रेणु चौधरी को दिए, 70 खुद रखें। उसमें से कुछ ईएमआई और बाकी चीजों पर खर्च किए। इसके अलावा वो खुद भी खर्चीली थी। उसके शौक बड़े थे तो उसने अपने पैसे खर्च करने शुरू किए। इधर भवानी सिंह को ये सारी डील और इन पैसों के बारे में जानकारी थी। उसे ये भी पता था कि मोनालिसा की अभी और भी जमीन है। तो उसे जब ये पता चला तो उसने मोनालिसा को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू किया। फिर उससे प्यार का नाटक किया। मोनालिसा को भी लगा कि भवानी उससे सच्चा प्यार करता है। फिर दोनों करीब आए, दोस्ती हुई और दिसंबर में एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन असली नीयत और नजर जो है उसके पैसे पर थी। अब फरवरी आते आते मोनालिसा को सब सच्चाई पता चल जाती है कि भवानी की और भी शादियां हो चुकी है। तो मोनालिसा भवानी का बाहर निकलना भी बंद करवा देती है और उसे पैसे देने भी बंद कर देती है। भवानी देख रहा था कि मोनालिसा बहुत पैसे उड़ा रही थी और उसे लगा जिस चक्कर में उसने शादी की है, अगर वही ना रहे तो शादी का क्या फायदा। तो इसलिए उसने सोचा कि अगर मोनालिसा को रास्ते से हटा दिया जाए तो करीब 50 लाख के आसपास जो पड़े हुए हैं वो उसके हो जाएंगे। तब उसने प्लान करके जयपुर में एक अपार्टमेंट में एक घर लिया। घर लेने के बाद अब उसको मारने का तरीका सोचने लगा। इत्तेफाक से कोरोना काल भी शुरू हो चुका था, तो उसका ख्याल आया कि इस वक्त अगर किसी को कोरोना के नाम पर मारा जाए तो उसे कोई देखने भी नहीं आएगा, पुलिस भी नहीं आती है। कोरोना में हुई मौत के पोस्टमार्टम भी नहीं होते थे, तो उसे लगा ये एकदम सही वक्त है। मोनालिसा की आदत थी कि वो रात को सोते समय दूध में रसगुल्ला डालकर खाती थी और भवानी को ये बात पता थी, तो उसने इसी बात का फायदा उठाया। 3 फरवरी 2021 की रात उसने मोनालिसा के दूध में बहुत सारी नींद की गोलियां डालकर ऊपर से रसगुल्ला डाल दिया ताकि स्वाद का पता न चल सके। वो दूध पीने और रसगुल्ला खाने के बाद मोनालिसा गहरी नींद में चली गई। इसके बाद उसने उसका मुंह दबाया और तब तक दबाता रहा जब तक मोनालिसा की मौत नहीं हो गई। अब मौत के बाद उसे लगा क्या किया जाए, तो उसने अपने 2 दोस्तों को शामिल किया और अपने खानदान में सबको ये बताया कि मोनालिसा सीढ़ियों से गिर गई। एक तरफ अपने ससुराल वालों को बता रहा था कि मोनालिसा को कोरोना हुआ था, इधर कह रहा था सीढ़ियों से गिर गई। अपने खानदान में अचानक वो झूठ नहीं बोल सकता था क्योंकि एक दिन पहले सबने देखा था कि मोनालिसा ठीक है, दोनों साथ हैं। इसलिए उसने कहा सीढ़ियों से गिर गई, सिर में चोट लगी
और मौत हो गई। इसके बाद वो अगले दिन जयपुर के निगम के श्मशान घाट में लाश को ले जाता है और वहां ले जाने के बाद अब श्मशान में भी यही कहता है कि ये मौत कोरोना की वजह से हुई है, तो डर के मारे कर्मचारी भी साइड हो जाते हैं। इसके बाद वो लाश को चिता के हवाले कर लौट आता है। फिर अगले दिन जाकर अस्थियां उठाकर हरिद्वार जाता है और फिर अपने ससुराल में फोन करके सारी बात बता देता है। उसके दोस्त के शामिल होने के शक से पुलिस उसके दोस्त को उठाती है और उससे सख्ती करती है, तो भवानी का दोस्त मुंह खोल देता है और सारी बात बता देता है। इसके बाद भवानी सिंह शेखावत को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसने भी अपना मुंह खोल दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ही मोनालिसा का कत्ल किया था। एक के बाद एक सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। अब लेकिन इसके बाद इस एक कत्ल ने श्मशान और कब्रिस्तान के नियम बदल डाले। जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी तो पुलिस श्मशान गई। श्मशान में जाकर पुलिस ने पूछा कि इन तारीखों को कितनी अर्थियां आई, तो पता चला वहां कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। जो कुछ रिकॉर्ड में था उनके नाम और पते गलत थे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कत्ल या इस तरह की चीजें हो सकती थीं जिसमें गलत नाम पता पहचान बताकर कोई भी कातिल किसी का कत्ल करें और लाश कहीं और ठिकाने लगाने की बजाय सीधे जाके श्मशान में ही चिता के हवाले कर दे। इससे पुलिस को या किसी को कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। उसी तरह किसी कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दें, कभी पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कब्र में किसकी लाश दफन है। तो जब ये लूप होल पुलिस को पता चला तो राजस्थान पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में यह कहा गया कि अब जितने भी श्मशान और कब्रिस्तान में जब भी कोई लाश आएगी तो उसके लिए जरूरी है कि उस अर्थी या जनाजे के साथ जो लोग आए उनमें से कम 5 लोगों के आईडी जमा होने चाहिए। साथ ही जिसकी मौत हुई है उसकी भी आईडी प्रूफ साथ होना चाहिए। इसके बिना कोई भी चिता श्मशान में नहीं जलेगी, न कब्रिस्तान में दफनाई जाएगी। तो मोनालिसा के इस कत्ल के बाद पहली बार प्रशासन को लगा कि ये जरूरी है और उसके बाद से फिर ये नियम और कानून बनाया गया। और अब यही होता है कि जब तक आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है कि कौन मरा, उसका नाम और पता क्या है और उसके साथ कौन लोग हैं, तब तक ना उसकी चिता जलेगी ना उसे दफनाया जाएगा। तो इस तरह इस कत्ल ने कैसे अंतिम संस्कार और दफनाने के नियम बदल डाले, ये मोनालिसा के कत्ल के बाद शुरू हुआ था।